हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और जूम जिंग के आज इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सभी को मिलवाने वाला हूं मैं दीपिका जोशी जी से, जो कॉस्मिक फाउंडेशन के नाम से एक सेंटर चलाते हैं जयपुर के अंदर, और पिछले 20 साल में मेरे ख्याल से उन्होंने 4000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है। तो आइए मैडम से मिलते हैं और जानते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और किस प्रकार से वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, और एक वो बहुत नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं जिसको कहते हैं आइरिस टेक्नोलॉजी। तो आइए जानते हैं मैडम से कि किस प्रकार से बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैडम जयपुर में, और ना ही केवल जयपुर में, जयपुर के बाहर सोसाइटी में लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दीपिका मैम, सबसे पहले तो आपका जूम जिंग के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो दीपिका मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जितना मुझे आपके बारे में जानकारी, योर जर्नी स्टार्टेड इन मुंबई। यस तो यस। वहीं से शुरू करते हैं कि मुंबई की जर्नी जयपुर कैसे ले आई आपको। बिल्कुल, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। या मुंबई में ही पढ़ाई हुई, मुंबई में ही शादी हुई, बेटा हुआ। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जहाँ पे हमें दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली से फिर जयपुर। सो इट वाज जस्ट टू द पर्सनल थिंग्स, बट यस, इट वाज अ गुड। और जितना मैंने आपके बारे में जाना समझा, यू स्टार्टेड योर करियर, आपने जो पढ़ाई करी वो माइक्रोबायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। सी करियर काउंसलिंग सेंटर शुरू करने का शायद मेरे को लगता है कि वहीं से शुरुआत हो गई थी कि मुझे पता चला कि राइट गाइडेंस नहीं मिलना क्या होता है। क्योंकि मेरी शुरुआत हुई, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, जो कि एक पैरामेडिकल सब्जेक्ट है। करेक्ट। फर्स्ट जॉब करी एज अ पीआरओ इन सिटी बैंक, दैट इज अ कम्प्लीटली कस्टमर ओरिएंटेड और सोशल। सिटी बैंक जो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता है बिल्कुल। आज भी, और उस समय आपने करी साइंस की स्टडी एंड पढ़ाई, और आप गए आप सिटी मैं बैंक के अंदर, यस वो यस भी एज ए यस पीआरओ। एज अ पीआरओ, तो ओके, इट ये बताता है क्वाइट कि आई वाज इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टेड विद द पीपल। तो ओके। जहाँ लोगों से बातचीत करना, जहाँ पे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत अच्छा था। शायद लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया, मैंने नहीं किया था। तो जो इंटरव्यूज क्रैक हुए, वो उस इन हाउस जो भी था, इन प्लेसमेंट हो रहा था, उस वक्त मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिला। आफ्टर दैट, जब मेरे 1 साल के बाद में जब भी मैंने जॉब की, तब भी वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में रहा, जबकि मैंने मैनेजमेंट नहीं कर रखा था, मार्केटिंग। ओके। बट क्योंकि मेरा जो कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा, तो आई वॉज इन फार्मा कंपनी। अब दैट अगेन, जो मुझे लगता है कि वो जर्नी एकदम चेंज हुई जी इनटू द एकेडमिक्स, जो कि वो मेरा एक फेवरेबल सब्जेक्ट नहीं रहा। जी। दैट वाज, आई थिंक, जो कि नॉर्मली हमारे इंडिया में होता भी है कि women's get married and new rules, set of rules are imposed on them. Same thing happened at times, but then सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है हर लेडी को, वो है या तो स्कूल चले जाओ या ट्यूशंस ले लो, इस तरीके से। तो आई स्टार्टेड विद स्मॉल क्लासेस ऑफ माय ओन। I was a maths student also. I was a scholarship holder in mathematics. अच्छा, तो फिर मैथ्स कोर सब्जेक्ट तो में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मतलब दो के अलावा फिर तीसरे सब्जेक्ट पे गया मैथ्स। बिल्कुल, फिर मैंने ओके। मैथ्स का किया। ओके। उसमें भी अच्छा किया, बिकॉज आई थिंक आई वाज ओके इन गुड इन दैट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मुझे लगा कि यस, टीचिंग मेरा एक पैशन बन गया। कब बन गया पता नहीं चला, एंड तब से लेकर अब तक बस टीचिंग में। तो पढ़ाते पढ़ाते जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, आई एम श्योर कि आपने बच्चों की साइकोलॉजी देखी, पेरेंट्स के भी देखे, जब उनको सब्जेक्ट चेंज करना होते हैं या करियर के लिए जाना जब पड़ता है, तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट कब रहा, कब आपको लगा कि नहीं, मेरे को आपको पढ़ाना तो है ही, साथ में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है या बच्चों की काउंसलिंग है या सब्जेक्ट वाइज जो आप सारा कुछ एनालिसिस करते हैं, यहाँ शिफ्ट कैसे हुआ। देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। ओके। सबसे पहले एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। आई हैव वन सन। ओके। जब उसका 9th स्टैंडर्ड में आया और जब मुझे उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन करने थे, तो मैं बहुत कुछ कर रही थी और टीचिंग में ही थी। और मुझे अवेयरनेस थी कि मेरे जैसे अगर जैसे टाइड आ रहा है वैसे चलते जाओगे, चलो ठीक है, मैंने तो कर लिया, बट मैं अपने बच्चे को उस फेज में नहीं डालना चाहूंगी। ओके। तो मैं चाहती थी कि मैं उसका कोई एनालिसिस करूं, कुछ इस तरीके से पता करूं जहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसका फ्यूचर सेट हो। उस टाइम मैंने जब स्टडी करी तो पता चला कि इस तरीके का एक टेस्ट होता था उस टाइम, डीएमआईटी। तब मैंने उसमें जाकर उसकी डीएमआईटी का करवाया था। बहुत ही मैं इसमें ज़रूर मेंशन करूँगी कि उस टाइम वो मैथ्स के अंदर हमेशा A1 रहा। और उसका रीज़न था कि मैं एक मैथ्स अच्छा पढ़ाती थी, तो मैं हमेशा से, ये मेरे लिए पॉइंट रहा कि मेरा बच्चा तो मैथ्स में टॉप करना ही चाहिए। जब मैं पढ़ा रही हूँ किसी को, तो टीचर का बच्चा तो अच्छा होना चाहिए।
तो उस पॉइंट से मैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती थी मैथ्स को लेकर। पर जब उसका डीएमआईटी टेस्ट किया तो उसमें पता चला कि उसका मैथ्स का स्कोर बहुत कम था। ओके। तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क आ गया कि अगर ये डीएमआईटी इतना परफेक्ट है तो फिर इसका मैथ्स का स्कोर क्यों कम है। तो जस्ट ऑन रिलाइंग, और मेरा दिमाग इस तरीके का है कि मैं ट्रस्ट शायद वन टाइम करती हूँ, दूसरी बार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस। जब मैंने इसको प्रॉपरली लर्न किया तब इसकी पूरी प्रॉपर साइंस समझ में आई, और एक्चुअल डिकोडिंग तब समझ में आई कि उसका था क्यों इस तरीके से। ओके। और रीजन ये था कि वो जो उसका एरिया है वो एक ओपन जोन था, और क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी और उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिला था, तो ही ओवरकम दैट वीकनेस एंड ही बिकेम स्ट्रांग इन दैट। तो यहाँ मैं दो चीज बताना चाहूंगी। साइकोमेट्रिक एनालिसिस इनेट पोटेंशियल तो बताता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर सर्कमस्टांसेस या उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाए तो चेंजेस भी लाता है। तो फिर उन्होंने अपना करियर जो आगे बनाया है वो मैथ्स के ऊपर ही बनाया, बेस बना के, कि शिफ्ट किया? नहीं, उसने फिर मैथ्स से ही बनाया। ही कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस, एंड नाउ ही इज देयर इन मॉन्ट्रियल, कनाडा, जहाँ पे उसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। एंड नाउ ही इज तो सही ट्रैक पे थे, आपने Perfect. उनको और गाइड किया कि कैसे अपने करियर को और एनहांसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने इस कंप्लीट साइंस को समझा, तो सबसे ज्यादा आप समझ सकते हैं कि मदर से ज्यादा सेल्फिश अपने बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैं भी वही था कि उसके लिए जो बेस्ट हो सकता था, जो स्ट्रैटेजी बेस्ट हो सकती थी, हमने उसको पूरा फॉलो किया। एंड बीइंग ओनली चाइल्ड, और उसका इंट्रापर्सनल बहुत हाई था, तो इज अ क्वाइट रिजर्व्ड पर्सन। तो अगर एम्बिशंस उसके बाहर जाने के थे तो हमने एक बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की कि पहला साल उसका जो बीटेक का था वो जयपुर में होने के बावजूद हमने उसको हॉस्टल में रखा। ओके। टू डेवलप हिज AQ, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी कोचिंग, जहाँ पे अकेले रहना उसको सीखना था। सेकेंड ईयर के अंदर हमने उसको बस की ट्रांसपोर्ट दी थी, जो कि कॉलेज की तरफ से थी। थर्ड, ही वाज ऑन हिज ओन। तो मैंने इस तरीके से उसका प्लान आउट किया कि वो एकदम ना जाकर, वो धीरे धीरे तैयार हो रहा था अपनी एक अलग जर्नी, अलग कंट्री में अपने लेवल पर शुरू करने के लिए। तो मैम ये बताइए कि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, जो अगेन उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आज भी जब हम अपने करियर के बच्चों की बातें करते हैं, हम 4-5 फील्ड्स को देख के आके रुक जाते हैं कि या तो सिविल सर्विस में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, या बहुत कॉमन है कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, और आप बायो में यदि नंबर अच्छे हैं तो डॉक्टर बन जाइए, जो अभी मेरा थोड़ा शिफ्ट चेंज हुआ है। इसके अलावा बहुत ही लिमिटेड फील्ड्स होती हैं, दो आज की तारीख में अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका किसको हम बात करें कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, या हम लोग कहें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एक वो बहुत बोलने को हो जाता है। तो हाउ यू रियलाइज कि हमने कैसे डिसाइड किया कि, और आप किस प्रकार से पेरेंट्स को अब हेल्प करते हैं कि, क्योंकि पेरेंट्स तो जनरली नंबर देके डिसाइड कर लेते हैं 8th 9th या 10th के अंदर कि इसको इंजीनियरिंग करानी है, इसको ये करना है। तो हाउ, व्हाट एग्जैक्टली यू डू? सी एग्जैक्टली मेरा जो इन्वॉल्वमेंट आता है वहां पे आता है बच्चे और पेरेंट के साथ दोनों। ओके। रिपोर्ट जरूर बच्चे की निकलती है इननेट पोटेंशियल के लिए, लेकिन मैं काउंसलिंग पेरेंट्स को करती हूँ। तो अच्छा, ओके, मतलब आप जो टेस्ट लेते हैं वो बच्चों का लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की। बिल्कुल, क्योंकि ओके। बच्चा बहुत छोटा है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो हैं अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके। मैं उसे नहीं समझा सकती कि तुम ये करो या ये मत करो। ओके। यू हैव टू गिव द फेवरेबल एनवायरनमेंट। अब इसको अगर हम छोटी सी इसमें समझें, तो मैंने अगर एक पौधा लगाया है तो पौधा तो बढ़ रहा है, मैं क्या चेंज करूंगी? मैं उसके चारों तरफ की मिट्टी चेंज करूंगी, मैं उसको सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट दूंगी। मैं उस पौधे को नहीं बोलूंगी कि तुम खड़े हो जाओ या तुम करो। और हमारी जो पेरेंटिंग आज की तारीख में ये हो रही है, वो प्रॉब्लम ही वहां आ रही है कि हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बच्चा तो बड़ा हो रहा है, बच्चा अपने सेंसेस को यूज कर रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या सुना रहे हो, आप उसके क्या गोल सेट कर रहे हो? दैट हैज टू बी चेंज्ड, नॉट द चाइल्ड। तो मैडम, व्हाट इज द राइट एज, कब जो आपकी सर्विसेज हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस, एक पेरेंट्स को किस वक्त आप जैसे विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए? देखिए, एक चीज इसमें बहुत सिंपल सी है कि ये जो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जो कि आइरिस एनालिसिस के तौर पर। ओके। ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस, पहले ये होता था कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है,
कहीं जाना, किसी के पास अपॉइंटमेंट लेना, एक टैबू भी आ जाता है कई बार कि जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा सब कुछ है, मुझे सब पता है, मेरे को कौन बताएगा, मेरा बेटा है या मेरा करेक्ट। बच्चा है, मैं किसी और से जाके क्यों पूछूं। ना पूछें, बट एक कंप्लीट एक एनालिसिस करवा दीजिए जहाँ पे बच्चे का आइरिस के थ्रू एक सिंपल 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। उस रिपोर्ट को जब आप हमारे पास भेजते हो तो हम इसको डिकोड करके अच्छी तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये अब समझना है कि शुरुआत कब से होती है। करेक्ट मैडम। अब शुरुआत हमारी, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें, कॉम्प्लान का एड देखते हो आप या कोई भी एड देखते हो, उसमें बताते हैं 5 साल तक बच्चे की जो है ग्रोथ होती रहती है। करेक्ट। वो जब हम कॉम्प्लान पिला देते हैं बच्चे को 5 साल तक, ठीक है, तो देखा जाए तो 3 साल की उम्र में ही इसका एनालिसिस हो जाना चाहिए, जब पहली बार वो घर से बाहर निकल रहा है, स्कूलिंग कर रहा है। ओके। आपकी लर्निंग एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब तक तो वो आपके घर के एनवायरनमेंट में था, आप जो दे रहे थे वही ले रहा था और आप जो सुना रहे थे वही सुन रहा था। 3 साल के बाद वो अब बाहर जा रहा है, अब आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। स्कूल क्या दिखा रहा है या उसके फ्रेंड्स कौन से हैं या उसका आसपास का माहौल क्या है, वो अब अपने आप ले रहा है। तो अगर आइडियली 3 साल की उम्र में कर लो तो आपको आइडिया आ जाता है कि मेरे बच्चे को मैं किस तरीके से अच्छे से वर्कआउट करती हूँ। बट यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन ये भी है कि अगर नहीं किया है तो क्या जरूरी नहीं, आप किसी भी एज में करवाइए, उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी तैयार हो सकती है। मैडम दूसरा नाम, पेरेंट्स ये भी कहते हैं हम तो अपने बच्चों को कुछ फोर्स नहीं करते, जो तेरी इच्छा चाहे करे, लेकिन बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको भी नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको कई बार लगता होगा कि मैं आइसक्रीम की शॉप में कैफ़े खोल लूँ, किसी को गिटार बजाते हुए देखता होता मैं गिटार बजा लूँ, किसी बिजनेसमैन को देखता उसको लगता है मैं बिजनेस करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है मैम कि पेरेंट्स को और बच्चे को एक कॉमन पॉइंट पर लेके आना, गाइड करना। तो आप मुझे क्रमवश थोड़ा स्टेप बाय बताइए कि एक पेरेंट्स को यदि आपके पास आ गया तो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? See, the process starts according to the age. ओके। वेरी राइटली सेड कि सबसे पहले आइडियली जैसे अगर 9th स्टैंडर्ड में बच्चा आता है, आमतौर पर आप देखेंगे जितने भी पेरेंट्स हैं, छोटे होते हैं बच्चे तो जैसा चाहते हैं वैसे करने देते हैं, नहीं हम जैसा चाहो वैसे करो बच्चे, जैसे जैसे ही वो 6th 7th में आने लगते हैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, और जैसे ही 9th में आता है अचानक वो प्रेशर आ जाता है और हम क्लासेस ढूंढने लग जाते हैं, चाहे वो नीट की हो चाहे वो आईआईटी। तो 9th स्टैंडर्ड इज द आइडियल, जहां हम बच्चे के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट और अलग एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल, इस टाइम आप एनालिसिस करते हैं तो हम 2 फेजेस पे करते हैं। एक स्टेज आती है कि इनेट पोटेंशियल पे कर सकते हो और एक आती है प्रेजेंट माइंडसेट। ओके। नो डाउट उसका इनेट पोटेंशियल अगर कहता है कि उसका साइंस स्टूडेंट है, बट उसका माइंडसेट अभी क्या है। साइंस भी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। उस साइंस में आप जब इंजीनियरिंग भी करते हो तो देर आर सिविल इंजीनियरिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, मेनी वेरियस इंजीनियरिंग्स होती है। अब उसमें से कौन सा करें, आर यू गेटिंग मी? क्योंकि अगर आपने साइंस मैथ्स ले लिया, चलो इंजीनियरिंग में चले गए, अब आईआईटी में भी स्कोर अच्छा आ गया तो आपको कंप्यूटर्स मिल गया, उसके बाद अगर थोड़ा कम है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, चलो ये नहीं मिला ये ले लिया। नॉट दैट वे। आप जो मिल रहा है वो अगर आप लोगे तो बाद में जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आकर पहले तो सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाए कि आप कॉमर्स के लिए बने हो, आप आर्ट्स के लिए बने हो या साइंस के लिए बने हो। जैसे ही आप 12th क्रॉस आउट करते हो तो अब आप स्ट्रीम चुनोगे, परफेक्ट स्ट्रीम, कि अगर आप बीटेक भी कर रहे हो तो कौन सी इंजीनियरिंग में जा रहे हो, अगर आप कॉमर्स भी कर रहे हो तो क्या आप इकोनॉमिक जोन में जा रहे हो, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जा रहे हो, क्या आप बिजनेस एरिया में जा रहे हो। Okay. और अगर आपने आर्ट्स भी ली है, ह्यूमैनिटीज ली है, तो क्या आप सोशल इकोनॉमिक में जा रहे हो या फिर आप एक प्रॉपर फाइन आर्ट्स केस में जा रहे हो। तो एक वास्ट चीज है। अब उसमें से एक आप नहीं डिसाइड करोगे। ऑफ कोर्स मार्क्स तो आपके वो, देखिए तरीका एक ही है, स्कूल कैसे डिसाइड कर सकता है या कॉलेज कैसे डिसाइड करेगा, वो मार्क्स से डिसाइड करेगा। पेरेंट्स अपनी इच्छाओं के हिसाब से डिसाइड करेंगे, बट पोटेंशियल पेरेंट बच्चे के हिसाब से। तो मैडम जो एक टिपिकली हम लोग भी इंडियन पेरेंट्स रहे हैं कि हम लोग में भी जो पैदा होते हैं बच्चों की एक कुंडली बनाई जाती है, दो हम लोग तो सभी विद्याओं को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो कभी कभी जो आपकी एनालिसिस या साइंटिफिक जो अप्रोच है कॉन्ट्राडिक्टरी होती है कि कुंडली में तो लिखा है मेरा डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कुछ और, या अलग विद्या कुछ और बोलती है, बट मैं जब एज ए पेरेंट आपके पास लेके आया,
आपने कहा नहीं, ये तो कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर सकता है, इट्स माइट बी पॉसिबल, हो सकता है एक भी होता हो। तो हमारी जो अप्रोच है पूरी की पूरी साइंटिफिक है, करेक्ट? Yes, our approach is completely मोर scientific. ऑथेंटिक। I will not compare the things. To be very frank, as a science student, मैं भी साइंस में ही मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे ये पता है कि every technology has got its pros and cons. अपना एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, वो अपना एक जोन है। आज उस स्टडी को हम नहीं चैलेंज कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि यस, पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई करके उसको वर्किंग करना है। आपने देखा होगा कि चलो ग्रह नक्षत्र के बारे में, हम कुंडली के बारे में बात करते हैं जी। कि इसमें डॉक्टर लिखा हुआ है, कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, व्हाई नॉट, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चला जाए, ओके। बिकॉज देर आर कोर्सेज। कई बार आई एम नॉट सेइंग कि वैसा ही होगा, क्योंकि मैडम उस समय तो जो जो इस प्रकार के एनालिसिस करते हैं वो मेडिकल बोल देते हैं, वो मेडिकल में बहुत सारी मेडिकल में बहुत हेल्थ सारी केयर भी है, yes, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है, हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट भी है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। राइटली, वेरी राइटली, आई एम कमिंग टू दैट तो पॉइंट। आप पेरेंट्स को ये समझाती हूँ, वो ब्रॉड आउटलाइन है, उसी एरिया के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक 3000 प्लस करियर ऑप्शंस हैं। सो दैट मींस आप बड़े सब्जेक्ट को या एक पर्टिकुलर करियर एस्पेक्ट को डिकोड कर देते हैं कि अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, दैट इज वेरी राइटली सेड। ओके। क्योंकि जब बच्चे आते हैं वो भी इसी माइंडसेट से आते हैं कि तीन है, हाँ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, हाँ। उसको 3000 तक ले जाना वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो मैडम बड़ा इसको अलग तरीके से बोल सकता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि क्रिकेट अच्छा खेलता है, क्रिकेटर बन जा। नहीं जी, हमारा बच्चा कहाँ से टेस्ट क्रिकेट में जाएगा। लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से अब आज एक आईपीएल हमारे आप में बहुत बड़ा हो गया कि आती है कोई आपका बच्चा 2-3 आईपीएल ही खेल ले बिल्कुल, तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया करियर हो सकता है उसके लिए। अब इसी को थोड़ा सा और अब ऐड करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जी। आता है। अब हर पेरेंट, आपने भी मुझसे सिर्फ स्टडीज के बारे में पूछा, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट होता है एजुकेशन के अंदर, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैडम देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट, बट होता यही है कि हम जितने भी पेरेंट्स हैं, खासकर मास, देखिए आप इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करिए कि हाई नीश होती हैं, ठीक है। मैंने आपसे एग्जांपल भी दिया है, एक बहुत बड़े लेखक है, उनका बेटा है, वो पर्सनैलिटी है, उसके पास एक्टर भी है, वो पिक्चरों में काम भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाने भी गाते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं। आई एम श्योर उसके पास दुनिया भर की सजेशंस आते होंगे आप इस प्रकार से। बट जो बहुत बड़ा मास है, जो कहते हैं रियल इंडिया है, उनके पास हम लोग की विद्या या साइंस नहीं पहुंच पाती। तो हम लोग को बच्चे का सिर्फ कैरियर दिखता है कि यार कैसे तो भी बच्चा एक पहुंच जाए, तो एक्स्ट्रा करिकुलर हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं हेल्प करती हूँ, यहाँ That's पर what. मेरा पॉइंट आता है। यहाँ पर जब मेरे पास अगर कोई आ रहा है, एनी चाइल्ड वॉकिंग इन, आई एम गिविंग आउट अ कंप्लीट सिनेरियो फॉर द चाइल्ड कि एकेडमिक्स के साथ साथ आपके स्किल डेवलपमेंट भी होती है, और स्किल जो डेवलप होती है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, ओके, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब करने की कोशिश कर रही है। ओके। बट अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जब स्कूल के अंदर, अब स्कूल के अंदर अगर समझो एक बच्चे में पोटेंशियल तो है स्पोर्ट्समैनशिप का, या वो डिबेट अच्छा कर सकता है, लेकिन वो बोलने में शाय है, करेक्ट। तो वो बता ही नहीं पाता स्कूल के अंदर कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहता है। मैम जब पूछती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका हाथ ही नहीं ऊपर उठता। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पोटेंशियल खत्म हो गया। उस वक्त ये रिपोर्ट बिल्कुल आइडेंटिफाई करती है, जहां मुझे पता चलता है कि बच्चे का पोटेंशियल तो है लेकिन विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू पुश इट आउट। और अगर ये रिपोर्ट हम किसी टीचर के साथ भी शेयर करते हैं और उसे आइडिया देते हैं कि नहीं पोटेंशियल है, आप इसे 1 या 2 बार इसे पुश करोगे तो थर्ड टाइम ये अपने आप। तो मोटिवेशन हमेशा बाहर से आता है। कुछ बच्चे आप देखेंगे कि पढ़ने में बहुत अच्छे, लास्ट मोमेंट पढ़ाई करते हैं, और माता पिता हमेशा कहते हैं कि अगर पूरा साल पढ़ते तो शायद टॉप कर लेते, बट वो बना ऐसा है, वो प्रेशर में वर्क अच्छा करता है उसका माइंड। क्या बच्चे का प्रेशर में वर्क अच्छा करता है? क्या बच्चे को प्रेशर आते ही वो ढीला हो जाता है? ये सब तो कैसे पता चलेगा? ये सब तो इसी रिपोर्ट से पता चलता है और हम हेल्प करते हैं उस बच्चे को। मैडम इसके बारे में बताइए, आपकी जो 5 डायमेंशनल कैरियर जो आप लोग काउंसलिंग करते हैं पूरे बच्चे की। बिल्कुल, ये कैरियर काउंसलिंग का एडवांस कैरियर काउंसलिंग के अंदर काम आता है, जहां पर हम इनेट पोटेंशियल के साथ साथ एक 5 डायमेंशनल कैरियर एनालिसिस रिपोर्ट भी निकलती है। इसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस उसके क्वेश्चनर के साथ होता है। क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, अपनी सोच भी रखता है, और आज की तारीख में वो क्या सोच रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस होती है, उसके बाद हमें 5 डायमेंशनल के ऊपर आते हैं। बिल्कुल
करेक्ट। जैसे ही आता है तो उसमें कैरियर एप्टीट्यूड पता चल जाता है कि कैरियर एप्टीट्यूड का मतलब उसका कैरियर चुनना कैसे चाहता है वो। ओके। अब फॉर एग्जांपल जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हर कोई कंप्यूटर के पीछे भाग रहा है, बट आप कई लोगों को देखेंगे जो कंप्यूटर के साथ बैठकर उनको मजा नहीं आता जब तक कि वो लोगों के साथ बात ना करें। तो कुछ लोगों का जो है सोशल एप्टीट्यूड होता है, वो बहुत टाइम तक कंप्यूटर के साथ काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ऑर्गेनाइज्ड होता है, आप स्पॉन्टेनिटी कोई काम देंगे उनको तो वो नहीं कर पाते हैं, अचानक कुछ काम करना है तो वो नहीं, हड़बड़ा जाते हैं। बट अगर यही काम वो रूटीन और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो बहुत शानदार काम करते हैं। ओके। तो देर आर कैरियर एप्टीट्यूड्स, तो कैरियर एप्टीट्यूड पता चलता है, कैरियर इंटरेस्ट पता चल करते हैं, उसकी स्किल्स का आइडेंटिफाई करते हैं, उन सबको एनालाइज करने के बाद में उसका टॉप 4 कैरियर क्लस्टर निकालते हैं, जहां पे उसको हम बताते हैं कि आपका माइंड इस तरीके से है। उसमें से भी आई थिंक इट कम्स टू अराउंड 50 to 60 कैरियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम उसको बेस्ट जो उसके लिए बना है वो हम उसको चूज करके देते हैं। मैडम, आपने इतने सालों से कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों के साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया 4000 से ज़्यादा बच्चों को आपने इसमें और गाइड किया है, तो वो आज कहाँ हैं? दे आर हैप्पी और दे आर ऑल आर डूइंग गुड? यस। किस प्रकार से, मतलब इतने सारे बच्चे आए कैसे आपके पास? क्योंकि आपके सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, जो मतलब सोसाइटी के अंदर मैं देखता हूँ वो बहुत कम है, या हर आदमी पहुंच नहीं पाता आपके पास, बट चीज़ें तो काम करी, 4000 बच्चों ने इसका लाभ लिया है। बिल्कुल। मैं अपना जर्नी इसमें मेरी बहुत काम जी। आई। व्हेन आई केम डाउन टू जयपुर, जयपुर। मैं जब मुंबई से यहाँ जयपुर शिफ्ट जी। हुई थी, इट वाज इन ईयर 2006 और 2007। जी। तब मैंने डॉल्फिन्स के साथ स्कूल में Okay. आई वाज द सेंटर हेड कंप्लीटली, और Okay. पार्टनरशिप थी। किंडरगार्टन स्कूल वर्क। किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, आई ऑलवेज Yes. वर्क विद द प्ले स्कूल विद द लिटिल माइंड्स, यू नो, Okay. बिकॉज यही एक एरिया था जहां पर हम चेंजेस ला सकते हैं। छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी से चेंज Okay. होते हैं जी। और एक्सेप्टेड होते हैं। देन आई स्टार्टेड विथ माय ओन स्कूल, कॉस्मिक फाउंडेशन स्कूल भी मैंने शुरू किया। तो ये स्कूल का जो था मेरा एक्सपोजर, वहाँ मुझे स्टूडेंट्स मिले, छोटे बच्चों के बड़े भाई बहन भी थे, उनकी फैमिली ऑटोमेटिकली मेरे साथ कनेक्ट होती थी, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी या बच्चों के साथ तो मेरे पास वो बच्चे आए। सो मुझे बच्चों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्कूल था, पेरेंट्स आते थे, और क्योंकि किंडरगार्टन के साथ साथ उनके जितने कजिन्स हैं, अगर कोई इश्यूज होते थे तो दे यूज्ड टू कम टू मी। Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, मेरे कई स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। मैं मेंशन करना चाहूंगी एक बच्चे का जिसका साइंस में बहुत शानदार नंबर्स थे, जी। और स्कूल ने भी उसको साइंस मैथ्स दे दिया था कि इंजीनियरिंग करेंगे, और पेरेंट्स का भी यही था कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे। बट वो बच्चा इतना शानदार डिबेट करता था, एंड अच्छा। एवरी टाइम ही यूज्ड टू बी ऑलवेज आस्किंग फॉर द क्वेश्चन, स्टैंडिंग अप फॉर द हाँ। थिंग्स। तो उसका जब एनालिसिस किया तो उसका लॉ बहुत शानदार एरिया आ रहा था। एंड मैं स्पेसिफिकली उनके पेरेंट के पास जाकर उस टाइम मैंने कहा था, प्लीज डोंट पुट हिम इनटू साइंस मैथ्स, इफ पॉसिबल पुट हिम इनटू लॉ एंड ही विल डू वेरी गुड। उनके Okay. फादर का कस्टम्स का ही वर्क था, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते थे कि देखो आप कस्टम्स का काम कर रहे हो, एंड योर सन विल बी अ लॉयर, सो ही कैन बी अ वेरी गुड सेल्स टैक्स लॉयर, और मे बी, यू नो, कमर्शियल लॉयर, Okay. मे बी। राइट नाउ ही इज डूइंग क्रिमिनल लॉ, he has completed his law, he went to DU, he was selected and he's doing very well. So Okay. कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर पेरेंट के पास जाना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं गई, और आज वो बहुत सक्सेसफुल है और खुश है। तो मैडम, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो आपके पास, क्योंकि बच्चा तो अपने आप आ नहीं पाता है, पेरेंट्स को लाना होता है। तो स्कूल इसके अंदर मैडम किस प्रकार से इस साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, या प्रमोट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, आई एम सॉरी टू से स्कूल नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है इन चीज़ों में, Okay. क्योंकि ऑलरेडी स्कूल के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। Okay. स्कूल में ऑलरेडी टीचर्स हैं, वो तो मैडम सब्जेक्ट के बारे में बताते होंगे। यस, वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनके इन हाउस काउंसलर्स हैं जो उस टाइम हेल्प आउट करते हैं। Okay. बट स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट बनाकर या फिर उनकी एक प्रॉपर वर्किंग करे, अभी ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, मैं जिस स्कूल में मैं चलाती हूँ या चलाती थी, उसमें ये ज़रूर हम करते थे, और इसके मेरे पास ऑलमोस्ट इसकी काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि हम हर बच्चे का जब एडमिशन होता था तो उस टाइम मैं एनालिसिस रखती थी, और उसके बेसिस पर हम उसका लर्निंग पैटर्न चेंज करते थे, और अमेजिंग रिजल्ट्स आते थे।
आज वो सारे बच्चे जिस किसी भी स्कूल से, मेरे यहाँ से प्ले स्कूल करके गए हैं, दे आर रैंक होल्डर्स। तो इस वजह से ये जरूर टेस्टेड है, बट ये ऑप्शनल है। आप ये समझिए कि जब हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, तब जब बीमार होते हैं। बिना उसके कभी हम अपनी चेकअप नहीं करवाते। दांत में जब तक दर्द नहीं होता शायद हम डेंटिस्ट का चेहरा नहीं जाते। तो ये कॉमन साइकोलॉजी है कि बच्चा कर रहा है ना, फिर क्यों जरूरत है, ये अच्छा है पढ़ने में, फिर क्यों जरूरत है। प्रॉब्लम एक चीज है यहाँ पर, मैं इसको जरूर मेंशन करना चाहूंगी। लाइफ में हर पेरेंट बच्चे की वीकनेस पे ध्यान दे रहा है। ट्यूशन लगा दो, बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, ट्यूशन लगा दो। बच्चा इसमें इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, ट्यूशन लगा दो। आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखते। वही बच्चा शायद प्रोजेक्ट वर्क में बहुत अच्छा है, लीडरशिप स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, वो तुम मस्ती करते हो, तुम छोड़ो, तुम बाहर मत जाओ, तुम पढ़ाई करो। तो आप स्ट्रेंथ को तो कई बार हम कम कर देते हैं और वीकनेसेस के ऊपर वर्क करने लग जाते हैं, जबकि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए कि स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकनेस को ओवरकम करना है सिर्फ। ओके। मैथ्स में ठीक नहीं है, पास हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत स्ट्रांग हो, उसको वर्कआउट करो। तो मैडम कहीं ना कहीं यदि स्कूल वाले हमारे संग इस प्रकार से कोलैबोरेट करते हैं या हमको पीरियोडिकली बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी फायदा होगा, स्कूल का भी फायदा होगा, स्टूडेंट का तो ऑब्वियसली फायदा होगा। बिल्कुल, इसमें मैं ऐसे इस तरह से हेल्प करती हूँ कि स्कूल को मुझे भी पता है कि क्योंकि स्कूल चलाया है तो पता है कि स्कूल की अपनी कितनी शॉर्टकमिंग्स होती है उसमें, या कितना उनके हाथ बंधे हुए हैं, चैलेंजेस हैं। तो इस चीज को हम ऑप्शनल रखते हैं। आई गिव आउट वर्कशॉप्स टू द टीचर्स। तो मैं टीचर्स को वर्कशॉप्स देती हूँ और एक ऑप्शनल उनके लिए एक सेंटर दे दिया जाता है कि कोई भी पेरेंट जो इंटरेस्टेड है वो इमीडिएटली हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है, एंड स्कूल के अंदर हम अपना एक सेंटर खोल देते हैं। और उसके अंदर क्योंकि स्कूल ने हमें इन्वॉल्व किया है एंड सिंस दे आर गिविंग अस दैट स्पेस, तो वी गिव आउट द ट्रेनिंग्स टू द स्कूल टीचर्स ऑल्सो, और एक काउंसलर उसको हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं ताकि वो इस बेनिफिट को आगे पहुंचा सके। ओके मैडम, इसका एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे मैं अभी एग्जाम्स के बारे में बात करूं, इंजीनियरिंग की नीट की पेपर की बात करें या जेई के पेपर की बात करें, कि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अप्लाई करते हैं और जो सिलेक्शन रेट है, परसेंटेज है, बहुत लिमिटेड होता है। अब सारे बच्चे तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, सारे बच्चे तो नहीं बनते नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका रह जाता है जो इन कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हो पाता। इंजीनियरिंग में तो ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर के हैं। मेडिकल के अंदर बहुत लिमिटेड कॉलेज हैं और मेडिकल की जो फीस है वो भी बहुत एक्सॉर्बिटेंट है। इस समय बच्चे बाहर भी जाते हैं पढ़ने, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चंक रह जाता है। तो बच्चे स्ट्रेस भी होते हैं, कुछ तो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ पता नहीं, हमें भी पता नहीं पड़ता कि इतने सारे जो अलग अलग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं इनका क्या होता है। तो ऐसे जो पेरेंट्स आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ज़रूर कुछ बताइए कि किस प्रकार से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या लॉ जैसा आपने बताया, कि किस प्रकार के और हम लोग डिकोडिंग करते हैं जहाँ कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एक ईरा है ये बहुत फॉर्चुनेट ईरा है देखा जाए तो। हम कहते ज़रूर हैं, बट ओनली थिंग अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। अवेयरनेस अगर हो, बच्चे को अगर हम पहले से तैयार रखें, प्लान ए और प्लान बी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें बच्चे का जो EQ है उसका ध्यान रखना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका कितना है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करता है। क्योंकि जब बच्चा तैयार हो रहा है, हम एक्चुअली अगर हम देखें तो हम देखकर चीजें लेते हैं बाय बर्थ। हम बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं जहाँ पर इन बच्चों का सबका सिलेक्शन हो चुका है। दैट इज समथिंग विच हैज बीन टोल्ड टू देम, हुआ नहीं है अभी, एंड हमारा मन उसमें अपने आप को देखना शुरू करता है। आफ्टरवर्ड्स हमारे कुछ सोशल प्रेशर्स भी आते हैं, पीयर प्रेशर्स आते हैं कि भाई तुम कर रहा है, वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। बट आप देखेंगे कि हर कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेता, हर किसी को अलग अलग एरिया होता है कि वो उठे उस चीज से। तो यहाँ पर दो चीजें काम में आती हैं, एक तो उसकी खुद की विल पावर कितनी है और एक उसकी अवेयरनेस कितनी है। अवेयरनेस में हम हेल्प कर सकते हैं। अवेयरनेस में बच्चे को जब वो 10th 11th 12th कर रहा है, उसी टाइम में अगर बच्चे को पता हो कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा 3000 प्लस,
तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चा सिर्फ मेडिकल में नहीं कर पा रहा है उसको ये नहीं पता होगा कि नहीं इसके अलावा भी मैं ये वाली चीज़ें कर सकता हूँ? पैथोलॉजी है, बहुत सारे हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, आप इसमें इवन इनटू द मैनेजमेंट चले जाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ जाता है। तो करेक्ट। बहुत एरियाज हैं, मैं मेडिकल की ही बात नहीं, अगर हम इंजीनियरिंग की भी बात करें तो उसमें भी अलग अलग एरियाज हैं। ओके। आज हम देखते हैं कि रोबोटिक्स है, तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन की जी। बात आती है, तो बहुत सारे एरियाज हैं। ओके। उसके लिए तो मुझे लगता है कि पूरा एक दिन सेमिनार ही होगा, तब करेक्ट जाकर करेक्ट समझ करेक्ट। पाएंगे। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3000 प्लस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी बच्चे नीट और जेई के लिए कर भी रहे हैं, अवेयर रहिए, प्लान ए के लिए वर्क करिए, बट अगर प्लान ए ना हो तो प्लान बी रेडी है। ठीक है मैडम, थोड़ा थर्ड आप मेरे को आइरिस बेस जो आपकी एनालिसिस होती है, जो हम बच्चे की पोटेंशियल निकालते हैं, थोड़ा इस साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल आइरिस आंखों से रिलेटेड है तब तो मैं समझ सक रहा हूँ पूरी बात। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ये एक मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस लेते हैं। अब साइकोमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है कि अंदर की बात। तो अंदर की बात कैसे? या तो हम किसी से पूछ के पता कर सकते हैं कि भई आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, दैट वे, और उससे एनालिसिस हो जाती है। एक हो आप, सेकंड होता है हम डीएमआईटी भी करते थे, जिससे भी होता है, वो भी एक तरीका था। बट अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें आइरिस से होता है। जैसे हमारा ये यूनिक आईडी पैटर्न है, तो हम मोबाइल के थ्रू ही कहीं भी, अगर मुझे यहाँ बैठकर, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरा बेटा अभी कनाडा में है, कनाडा में उसके दोस्त की, मेरे को अभी उसकी एनालिसिस रिपोर्ट निकालनी है, मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे एक लिंक देना होता है, मेरा लैंडिंग पेज इस तरीके से खुलता है जी। जहां से हम एक बार, लैंडिंग पेज खुलता है, ये इस तरीके का लैंडिंग पेज खुलेगा, आप सुन करिए, इस तरीके का एक लैंडिंग पेज खुल जाता है। इसमें सारी डिटेल्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसमें पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो कि आपको पूरा बताएगी। बट इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जनरेट एनालिसिस का बटन है, हम जैसे ही स्कोप करते हैं तो ये आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल दे देगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे जी वर्ल्ड मैम। के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, आप इंडिया का डिटेल डालो, आप ईमेल डालेंगे, आप सबमिट करोगे, जैसे ही हम सबमिट करेंगे इसको, तो ये यहाँ पर आपका ये स्क्रीन खुल जाता है, इसमें हमारी आइरिस की वो स्कैन लेता है। स्कैन लेते ही विद इन 2 मिनट्स आप अपनी डिटेल्स भरते हो, आप कंप्लीट करते हो, जी। अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद डाउनलोड होती है आपकी रिपोर्ट, कहाँ? इस मोबाइल नंबर पर, और आपके जो ईमेल आपने कर रखा है। ओके। जैसे ही वो डाउनलोड होती है, आपको सिर्फ हमें कॉल करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एंड गेट द डिकोडिंग ऑफ इट। तो आप उस रिपोर्ट की पूरी डिकोडिंग एनालिसिस करके देंगे। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो अभी हमने जनरेट करी थी। जी। आप देखेंगे कि ये अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन का रजिस्ट्रेशन है, ताकि आपको पता चले कि ये इस तरीके से हमारा यहाँ से रजिस्टर्ड है, ओके। कैलिफोर्निया यूएसए में। ये हमारे बारे में है पूरा, इसके अंदर आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे के अंदर आता है, ये पूरा बेनिफिट क्या है, जी। टेक्नोलॉजी क्या है, किस किस बारे में आपके बारे में आ रहा है, रिसर्च, स्टडीज, पर्सनालिटी, न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल सब्जेक्ट्स, की परफॉर्मेंस, स्ट्रीम सिलेक्शन, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें, लर्निंग स्टाइल, आपके टॉप 10 करियर क्या हैं, और आपके जो अभी 10 ट्रेंडिंग करियर्स हैं उसमें कितना आ रहा है। तो अभी हम जिनका हमने सैंपल इसमें डाला है, स्कैन किया है, वो अब हम उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी उन्हीं की है, जैसे पूर्वांश की जी। रिपोर्ट है, ये अभी वो सारी चीजें अब हम इसमें देख रहे हैं। बेसिक राइट जो हम रिपोर्ट अगर देखें तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखेंगे कि ये पर्सनलाइज रिपोर्ट है, इसमें किसी और चीज का नहीं है, जो भी है इसके अंदर सारा का सारा ये इन्हीं के बारे में, तो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ी वीकनेसेस, जो इनकी वीकनेसेस हो सकती हैं वो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम, अपॉर्चुनिटी क्या है, इनकी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं वो, और ये इनका बेसिक बिहेवियर कैसा है। जैसे आप बेसिक बिहेवियर देखेंगे कि ये डेडिकेशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड परस्यूट, मतलब अपना डेडिकेशन रखते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं तो कुछ परसुएट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरों को अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, और एबिलिटी है इनको एनालिसिस करने की, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आसानी से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेन जो है, जो कि एक पेज है जो किसी नॉर्मल इंसान को ज्यादा समझ में नहीं आता है, जो एक काउंसलर को समझ में आता है, वो ये वाला पेज है, जो कि न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर जो ब्रेन लोब है उसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो बारीकी को समझने के लिए आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो मेन काउंसलिंग सेशन होती है वो इसकी होती है। अगर मैं छोटा सा
एक कोई टॉपिक थोड़ा सा मैं एक टॉपिक अगर बताऊं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो पूर्वांश है, ये बोलता कम है लेकिन सुनता ज्यादा है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग साउंड की प्रोसीजर बहुत अच्छा है और एज कंपेयर टू द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी। तो लैंग्वेज नहीं सीखने में भी और कुछ नहीं करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे इंग्लिश के अगर अगर हम मातृभाषा कहें तो हिंदी अच्छी है, बट इंग्लिश सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही किसी फॉरेन लैंग्वेज में भी अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको, बट Okay. सुनना अच्छा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार है, तो ये शांत बैठे बैठे लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। तो Okay. आप आसानी से ये कनेक्ट हो जाता है और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत हाई है। अगर हम इसी चीज के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम मैथमेटिक्स और पढ़ाई की अगर देखते हैं तो क्रिएटिव जोन बहुत ज्यादा हाई नहीं है और लॉजिक का भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें पर्सनालिटी हाई है। तो जो जो भी अगर ये वर्किंग करेंगे या ज्यादातर, तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के तौर पर उसमें ज्यादा इनका ध्यान रहेगा, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज जो काम है वो इनको ज्यादा सूट करेगा। सो अगर आप देखेंगे इंट्रोस्पेक्टिव भी 10 बिलियन, अगर हम मोटा मोटा देखें, अगर हमारे 10 एरियाज हैं और अगर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो 10 बिलियन न्यूरॉन हर किसी के पास होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, कभी कुछ ज्यादा कुछ कम होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो भी 10 के ऊपर जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इनकी दोनों पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये लोगों के साथ घुल मिल अच्छे से जाते हैं। तो इनको लोगों से घुलने मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत आसानी से घुलना मिलना। तो ये सोशल इंसान है। इस तरीके ये मैं छोटा सा बता सकती हूँ। डिटेल तो ऑफ कोर्स इसकी जो काउंसलिंग है कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेती है। तो मैम अभी तक जो आपने बताया कि 8th और 9th इज द राइट मोमेंट बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आपकी काउंसलिंग ले सकते हैं। जनरली पेरेंट्स गलतियां क्या क्या करते हैं जो अब जो देखें वो गलतियां ना करें। 8th 9th में आपके पास आ गए, कई बार हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मतलब यहाँ तो नहीं आएंगे और उनको कि ट्यूशन जाओ ये जाओ। और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमारा आपने कवर किया था कि बच्चे का तो हम एनालिसिस करते हैं, बट काउंसलिंग पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स अपने अपने दुनिया में लगे हैं, काम में लगे हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि आपको अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली अगर हम बात कर रहे हैं उनके पोटेंशियल्स की, जी, तो वो आपको एक बार एक्सेप्ट भी करना होगा। ओके, जैसे हर बार आप जैसे स्कूल के अंदर जाकर पेरेंट्स जैसे टीचर्स के साथ हम कहते हैं कि टीचर ने ये किया या वो वॉट एवर द रीजन्स कैन बी, आपको जब तक आप अपने बच्चे के पोटेंशियल्स को जानेंगे कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है और वो क्या कह रहा है या उसका पर्सनालिटी कैसे है, तो आप शायद टीचर को भी बता पाएंगे कि नहीं अगर आप इस तरह से करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। सेकंड, जो आज आज हम इस टाइम के जोन में रह रहे हैं जहाँ पे लिबरल आर्ट्स भी है। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आज हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे एक साइंस का, एक आर्ट्स का और एक कॉमर्स का भी हो सकता है। जी, तो अब एक वो चीज लेना, एक स्टीरियोटाइप वाला सिस्टम खत्म हो चुका है कि सिर्फ आप कॉमर्स ले रहे हो, सिर्फ मैथमेटिक्स ले रहे हो। कॉमर्स विद मैथ्स भी हो रही है, विदाउट मैथ्स भी हो रही है, इंग्लिश है। सो बहुत सारे चेंजेस हैं, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। बस लोगों की बातों में आके मत कीजिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। जब आपके पास कोई बीमारी होती है तो आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, एक नॉर्मल नीम हकीम के पास नहीं जाते। तो आप अपना ही नुकसान करते हो जब आप अवेयर नहीं रहते हो। आप ये नहीं है कि आप 1 2 या ABC के पास जाइए, बट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, बिलीविंग एंड देन क्रिएटिंग अ राइट स्ट्रेटेजी एंड देन डिसाइडिंग। दिस इज ABCD फॉर योर चाइल्ड। ओके, तो दैट मीन्स कि एज ए पेरेंट्स जब हमारा बच्चा 8th और 9th में आए तो हम दीपिका मैडम की सलाह ले सकते हैं पूरा को पूरा टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि मैडम मुझे क्या लगता है हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है और ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा पर्टिकुलर स्ट्रीम में अच्छा करे या ना करे। तो मुझे लगता है कि जब हम 8th और 9th में बच्चे को जब डेवलपिंग स्टेज पे होता है उस समय हम उसको राइट गाइडेंस दे देते हैं, तो और आप जैसे यदि एक्सपर्ट मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। जस्ट टू सम अप, हम हमेशा फाइनेंसेस की बात करते तो सिप चलाते हैं म्यूचुअल फंड में, है ना। हाँ, सिप में हम हमेशा एक कहते हैं कि हम आज करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें बाद में मिलेगी। जी।
मेरे पास मैं हमेशा पेरेंट्स को सेट देती हूँ, दैट इज सिस्टमेटिक एजुकेशन प्रोग्राम। ओके। तो ये जो सिस्टमेटिक एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें हम बच्चे की एनालिसिस, फिर उसके ऊपर वर्किंग और स्ट्रेटेजाइजिंग, ये तीनों चीजें चल रही होती हैं। तो पेरेंट जब आता है तो एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग जी। टिप भी मिलता है उसको, बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है और अवेयर भी रहता है। तो जितने भी पेरेंट्स या जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबके लिए एक मेरे ख्याल से आखिरी में बोल सकता हूँ कि बच्चे को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। हमको सिर्फ ज़रूरत है उसको सही दिशा देने की। तो मैडम, थैंक यू सो मच ऑन माय शो, और आप इसी प्रकार से लोगों को हेल्प करते रहिए और सोसाइटी को, देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Get inspired, get moving.